जो जो अगला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि जो पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय सुझाइए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले पूछ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या है। फिर प्रश्न का दूसरा भाग क्या है, प्रश्न का पहला भाग है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को आप मैप बना के बता दोगे कहाँ पे है, कितने मंडल आते हैं, जैसे बताया कितने मंडल हैं, कितने जिले आते हैं, उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, दक्षिण में किससे घिरा हुआ है, ये बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आप प्रश्न की भूमिका में, उत्तर की भूमिका में ये लिख देना, फिर ये लिख देना अपेक्षाकृत कम विकसित होने के पीछे कारण, हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों विकसित नहीं है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के पीछे कारण, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कारण लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसके विकास हेतु उपाय सुझाइए, तो लिख देंगे इस क्षेत्र के विकास करने के उपाय क्या क्या किए जाते हैं, तो ये किया जा सकता है। तो मैंने कोई पॉइंट मतलब संजोए हैं तो आप देख सकते हैं, फिर हम किताब में देखेंगे क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हम देखा जाए, तो ये अगर देखा जाए मैप में देखते हैं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है मेरा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए ये जो क्षेत्र आ रहा है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर साइड ये, इधर ये जो पूर्वांचल में इधर साइड है ये बिहार आ जाएगा, इधर देखिए नेपाल आ जाएगा, ठीक, इधर झारखंड छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश इनसे घिरा हुआ, तो आप छोटा सा मैप बना के भी बता सकते हैं। आप देखते हैं कि क्या क्या है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हमने देख लिया कहाँ पे है, तो इस ये क्यों पीछे है? तो इसके लिखने की भूमिका यही भी रहेगी, ऐसे हेडिंग डाल देंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कम विकसित होने के पीछे कारण, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत विकसित न होने के क्या कारण थे। तो इसकी थीम ये रहेगी, सबसे पहले ऐतिहासिक कारण लिख देंगे, ठीक है, भौगोलिक कारण लिख देंगे, ठीक है, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, ऐसे करके हम लिख देंगे। ऐतिहासिक कारणों की अगर बात करें, सबसे पहले किसी भी चीज का कारण लिखना हो तो ऐतिहासिक कारण अगर हेडिंग डाल देंगे, फिर हेडिंग डालें न डालें, लेकिन ऐतिहासिक बात दिमाग में आती है उत्तर लिखने के लिए। तो ऐतिहासिक में क्या होता है, जो ये क्षेत्र होता है इसको आपने देखा होगा, जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो आपने जानते होंगे जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक हुए तो वहाँ पे बड़ी नहरों की बड़ी मात्रा में संख्या, नहरों का विकास कर दिया था, तो यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरों का विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए ये पीछे रह गया। तो सबसे पहले ऐतिहासिक कारणों की अगर बात करें तो ऐतिहासिक कारणों पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पे नहरों को विकास नहीं किया गया है, मतलब प्राचीन काल के राजाओं ने। तो सबसे पहले ऐतिहासिक कारणों में राजाओं द्वारा नहरों का विकास नहीं किया गया। फिर दूसरा कारण आता है भौगोलिक कारण, भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारण। तो भौगोलिक कारणों के अंतर्गत हम ये देखेंगे, सबसे पहले अगर आप ये जानते हो तो ये जो क्षेत्र होता है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत सारी नदियां वगैरह बहती हैं, नदियां विसर्पण यहाँ पे करती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गंगा, घाघरा, सरयू, राप्ती, ये सारी नदियां आती हैं, बाढ़ का पानी रहता है, बार बार यहाँ पे नदियां आती हैं, बाढ़ होती है। तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित है, इसलिए ये विकसित नहीं हो पाया है। बाढ़ प्रभावित है इसलिए यहाँ पे कृषि का विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाया। मिट्टी ठीक है लेकिन बाढ़ आती रहती है बार बार, इसलिए कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ये भौगोलिक कारणों के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कृषि का उत्पादन यहाँ पे कम होता है। फिर आर्थिक कारणों के अंतर्गत क्या लिखेंगे, आर्थिक कारणों के अंतर्गत हम सबसे पहले लिखेंगे कि आर्थिक कारणों में क्या है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। यहाँ के 70% से अधिक लोग क्या है, कृषि पर ही निर्भर है। अब कोई उद्योग धंधा लगा ही नहीं रहा, ज्यादातर लोग खेती किसानी कर रहे हो। खेती किसानी में भी समस्या ये आ गई है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद में खेतों का विखंडन हो चुका है, छोटे छोटे खेत हो गए हैं, तो उत्पादकता कम हो गई है। और दूसरी चीज कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, भूमि का विखंडन जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि खेती की परंपरागत विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ आर्थिक कारणों के अंतर्गत क्या है कि जो खेती करते हैं वो आधुनिक कृषि नहीं करते हैं कि अमेरिका की तरह करते हो, बड़ी बड़ी मशीनें प्रयोग करते हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मशीनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मशीनों वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, परंपरागत तरीके से खेती की जाती है। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश या प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में पीछे
पीछे है। फिर अगला क्या आता है, औद्योगिकरण का अभाव है। आप देखे होंगे इस क्षेत्र में उद्योगों का अभाव है। पूर्वांचल से जैसे बहराइच, बस्ती, देवरिया, गोंडा, यहाँ से मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बलिया वलिया से देखो तो बम्बई, दिल्ली, आगरा, मतलब जगह जगह यहाँ से लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिकरण का अभाव है, उद्योग धंधा नहीं है, इसलिए यहाँ कच्चा माल तो बड़ी संख्या में मिलता है, कच्चा माल मिल जाता है लेकिन उद्योग नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र पिछड़ा है। यहाँ पर निवेश का अभाव है, इसलिए भी ये क्षेत्र पिछड़ा है। ठीक है, अगला आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने के कारण यहाँ की जो खेती है, जो कृषि है, कृषि भूमि का विखंडन हो गया है, कृषि भूमि का विखंडन हो गया है, इसलिए उत्पादन का स्तर गिर गया है। शिक्षा और कौशल विकास का स्तर बहुत ही कम है। यहाँ पे शिक्षा मात्र ऐसे ही कम पढ़ाई होती है, शिक्षा का स्तर होता है, कौशल विकास नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर अच्छी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, लोग बीमार रहते हैं। तो जो लोग अच्छे, अगर उनका स्वास्थ्य होगा तो काम करने में भी मन लगेगा, अच्छा काम कर पाएंगे। तो हमारा जो ज्यादातर मानव संसाधन होता है वो बेकार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं है, इसलिए यह पीछे है। प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत क्या बात करें तो प्रशासनिक और नीतिगत कारणों की अगर बात करें तो यहाँ पे योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन है। सरकार इतना ध्यान नहीं देती है योजनाओं को लागू करते समय। यहाँ पर प्रशासन में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब रहती है, यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा है। दूसरी चीज आती है कि आधारभूत ढांचा यहाँ पर विकसित नहीं है। जैसे यहाँ पर रेल की सुविधा उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, सिंचाई सुविधाएं अच्छी नहीं है, बिजली की सुविधा सही से अभी तक नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही है। ठीक है, पानी, सड़क, ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। प्रवास एक बड़ी समस्या यहाँ के लिए, जो चूंकि यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहाँ का जो अच्छा मानव संसाधन होता है वो दिल्ली, बम्बई, आगरा, लुधियाना, इन जैसे शहरों में और राज्यों में, दूसरे राज्यों में चला जाता है। तो जब यहाँ का मानव संसाधन चला जाएगा तो ये क्षेत्र तो अपने मन से पीछे हो जाएगी। अब इस क्षेत्र को आगे कैसे कर सकते हैं, यानी संभावित विकास करने के लिए संभावित उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे उपाय क्या हो सकता है कि हम अपनी कृषि का आधुनिकीकरण कर दें। पूरी उत्तर प्रदेश में जो कृषि होती है परंपरागत तरीके से होती है, अगर हम कृषि यहाँ पे आधुनिकीकरण तरीके से करने लगे, उनको अच्छे कृषि उपकरण देने लगे, उनको कृषि सब्सिडी देने लगे, किसानों को सरकार कोई योजना लेके आए, उनको बीमा करा दे, उनकी फसलों का सरकार लोन दे, पहले से ही सारी चीजें करे, कृषि का आधुनिकीकरण करा दे, तो हम इस क्षेत्र के लोगों का पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। यहाँ पे उद्योगों को खोल दे, औद्योगिक विकास कर दे, तब हम इसका दूर कर सकते हैं। पर्यटन सुविधाओं का विकास कर दे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम देखें, सांस्कृतिक उद्योग का विकास, जैसे कहने का मतलब है पर्यटन पर सरकार ध्यान दे, सांस्कृतिक उद्योग का विकास करे। हमारे यहाँ पे पर्यटन से संबंधित बहुत सारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो मौजूद है, संरचनाएं मौजूद हैं। जैसे हमारे यहाँ पे धार्मिक पर्यटन से संबंधित और पारिस्थितिक पर्यटन से संबंधित सारी चीजें उपलब्ध है। जैसे बोध गया, बोध गया नहीं, जैसे पूरी उत्तर कुशीनगर स्थित है, मतलब इतनी ज्यादा बुद्धिस्ट साइट उपस्थित है, बनारस उपस्थित है, बनारस है, कौशाम्बी है, सही बहुत सारी चीजें स्थित है। लेकिन यहाँ पे आधारभूत ढांचा नहीं है, सड़क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, होटल नहीं है, तो पर्यटक हमारे यहाँ आते नहीं। तो पर्यटन सुविधाओं का भी विकास करना होगा। ठीक, पर्यटन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तब हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश विकसित होगा। शिक्षा का विकास करना होगा, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी, कौशल विकास करना होगा, तब हमारा प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे आएगा। यहाँ पे बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, रेलवे लाइन, इन सारी चीजों का विकास किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, उनको अफोर्डेबल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर, युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए, और अधिक से अधिक निवेश प्राप्त करने और निवेश करने पर सरकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी ये चीजें कर सकती है, तो हमारा प्रदेश का जो जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो पिछड़ा है, वो आगे हो जाएगा। तो अगर हम किताब में देखें तो किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में चूंकि पूछ रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है, तो वही बताना है। तो सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में लिख देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 8 मंडल और 28 जिले आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है उत्तर में नेपाल से, पूर्व में बिहार से और दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड से घिरा हुआ है। प्रदेश का जो ये क्षेत्र है यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश कला, शिक्षा, धर्म, संस्कृति और वैभवशाली इतिहास से परिपूर्ण होने के बावजूद आज विकासात्मक युग में सापेक्षिक रूप से पिछड़ा है। यानी अगर देखा जाए तो यह प्राचीन काल में या प्राचीन काल से वर्तमान काल तक जो अतीत में यह क्षेत्र कला, शिक्षा, धर्म, संस्कृति का वैभवशाली यहाँ पे अतीत रहा है, लेकिन आज यह विकास की दौड़ में पीछे है, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण आते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक क्या क्या कारण है, इन कारणों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। क्या क्या है कारण,
पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा के कारण। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है संरचनात्मक कारण, यानी हमारे यहाँ पे देखो तो विषमता देखने को मिलती है। जातिवाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जातिवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए हमारा प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। शैक्षणिक पिछड़ापन है, शिक्षा का पिछड़ापन है, धार्मिक भेदभाव देखने को मिलता है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। आर्थिक कारणों के अंतर्गत देखा जाए, हरित क्रांति का यहाँ पे कम प्रभाव देखने को मिला। जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पे हरित क्रांति का अधिक प्रभाव देखने को मिला था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सफल नहीं हो पाया था या ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाई थी, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। जहां पे उद्योगों का न होना एक बड़ा कारण है इसके पिछड़े होने का, निजी निवेश नहीं है उसकी कमी है, पर्यटन का विकास धीमा है, यानी पर्यटन से जुड़ी हुई आधारभूत ढांचे का अभाव है, जिसके कारण पर्यटन सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, इसलिए यह क्षेत्र क्या कहते हैं, जमीन का यहाँ पे विखंडन हो गया, कृषि भूमि का विखंडन हो गया, ये इसलिए भी पीछे है। फिर राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक कारण के अंतर्गत राजनीतिक उदासीनता एक बड़ी कारण है कि यानी नेता इंटरेस्ट ही नहीं लेते, ठीक है हमसे क्या मतलब है। दलगत राजनीति होती है, यानी मुद्दे जो वास्तविक मुद्दे उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये ध्यान दिया जाता है कि हमारा दल कौन है, दूसरे का दल कौन है, हमारी जाति का कौन सा है, दूसरी जाति का। दबाव समूह में एकमत होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो सरकार पे दबाव डालते हैं कि इस क्षेत्र का विकास करो, ये योजनाओं का क्रियान्वयन करो, कोई है ही नहीं, कोई इतना ध्यान नहीं देता, इसलिए भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विभाजन है इस क्षेत्र में, इसलिए ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सामाजिक कारणों के अंतर्गत क्या आता है। सामाजिक कारणों के अंतर्गत सबसे पहले एक बात करें, संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है, संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है, ऊंच नीच की यहाँ पे भावना है, जातिवाद है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का समाज संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है। इसकी सबसे बड़ी समस्या कृषि भूमि पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिपत्य है। यहाँ बड़ी बड़ी भूमि, यानी कुछ लोगों के पास अधिक जमीन है, कुछ लोगों के पास कम जमीन है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश शिक्षा के विकास में भी ये पिछड़ा हुआ है। सापेक्षिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना की जाए तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश नहीं है, इसके कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आर्थिक कारणों के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें हरित क्रांति का प्रभाव कम रहा, हरित क्रांति का प्रभाव नहीं आ पाया है, ठीक है। यहाँ पे बड़े उद्योग नगण्य स्थिति में पाए गए हैं, इसलिए रोजगार का संकट है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में निजी निवेश बहुत कम रहा है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है। पर्यटन से जुड़ी हुई संरचनाएं तो हमारे यहाँ पे, लेकिन उससे जुड़ी हुई आधारभूत ढांचे नहीं है। जैसे पर्यटन के लिए हमको चाहिए कि वहां पे रेल का सुविधा होना चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, होटल होनी चाहिए, ठीक है, सारी सुविधा, तो वो सारी चीजें नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन इसका विकास, पर्यटन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं होने के कारण यह क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन विकास की दौड़ में अछूता रहा है। इसकी दलगत राजनीति जो है वो पार्टी के विकास में या प्रदेश के विकास, प्रदेश के इस हिस्से के विकास में बाधा रही। सबसे बड़ी चीज है दलगत राजनीति। दबाव समूहों की पर्याप्त भूमिका नहीं रही, दबाव समूह ध्यान नहीं देते रहे, सामाजिक संगठन ध्यान नहीं दिए इस मामले में कि हमारा विकास किया जाना चाहिए, सब अपने अपने में लगे रहे। इसके विकास में बाधा का एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय विभाजन को भी माना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि सब सारे कारण देख लिया पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों है। अब देखते हैं उपचारात्मक कदम, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास में आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो हमको सबसे पहली चीज ये करना होगा कि यहाँ पे औद्योगिकरण करना होगा, बड़े स्तर पर बड़े उद्योगों को स्थापित करना होगा, छोटे उद्योगों को स्थापित करना होगा और बड़े स्तर पर औद्योगिकरण को बल देना होगा, जिससे यहाँ रोजगार सृजन होगा और लोगों की आय बढ़ेगी और इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। यहाँ पे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास की अपार संभावना है, इसलिए ऐसे जो एमएसएमई है उनके विकास के लिए औद्योगिक क्लस्टरों को स्थापित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को यहाँ पे बेहतर किया जाना चाहिए, उसके लिए हमको रेल नेटवर्क का विकास किया जाना चाहिए, सड़क नेटवर्क का बेहतरीन करना चाहिए, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये सारी चीजें बनाया जाना चाहिए। कृषि का विदोहन करने के लिए निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे कृषि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छे खासी मात्रा में होती है, लेकिन वो बर्बाद हो जाती है, आलू सड़ जाते हैं, प्याज सड़ जाती है, गन्ना सूख जाता है। तो इन सारी चीजों का जो उत्पादित हो जाते हैं उनको प्रसंस्करण किया जाए और उनका निर्यात किया जाए, इसके लिए निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का समन्वय इसके विकास के लिए लाभदायक होगा।